नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 15 जून 15 जून से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दें और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपके एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए जो पीसीएस का भी एग्जाम हुआ है उसमें भी लगभग देखा जाए 35 to 36 क्वेश्चंस जो थे वो करंट अफेयर से थे। तो इसलिए मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ कि देखिए डेली करंट अफेयर की जो है क्लास को फॉलो करिए और ना सिर्फ क्लास फॉलो करिए दोस्तों, अपनी शॉर्ट नोट्स भी बनाइए, उनका रिविजन करते रहिए। तो इसी के साथ मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस संस्था के द्वारा भारत का पहला डाई मिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये भारत का पहला डाई मिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर है जिसका निर्माण किया गया है किस आईआईटी संस्था के द्वारा। ऑप्शंस दोस्तों आप देख रहे हैं, तो जिन्हें करेक्ट आंसर दोस्तों पता है उसका आंसर दें। तो इसका करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है, आईआईटी कानपुर। तो देखिए ये क्वेश्चन जो कि आईआईटी कानपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में है, इसलिए ये क्वेश्चन ना सिर्फ करंट बल्कि यूपी स्पेशल भी हो जाता है। तो देखा जाए आईआईटी कानपुर ने सभी प्रकार की सड़कों पर संचालन के लिए, देखिए हर तरह की सड़कों पर ये ट्रैक्टर चल सकेगा। संचालन के लिए भारत के पहले 100% डाई मिथाइल ईथर संचालित ट्रैक्टर या वाहन का निर्माण किया है जो मानक डीजल इंजन की तुलना में उच्च तापीय दक्षता रखता है, साथ ही इससे काफी कम प्रदूषण उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो एक विभाग है, देखिए ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक भाग है जिसका नाम है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड। उसने जो है इस अनुसंधान का, इस रिसर्च का क्या किया है दोस्तों, समर्थन किया है। यह परियोजना नीति आयोग के मिथाइल, ठीक है, मेथनॉल माफ करेगा, मेथनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम के साथ संरेखित करता है। और जो नीति आयोग का दोस्तों ये जो मेथनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम है, उद्देश्य देखिए क्या है। एक तो भारत जो कि तेल के आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है, तेल का उत्पादन भारत में होता नहीं, इसलिए जो तेल की डिमांड को पूरी करने के लिए हम बहुत ज्यादा दूसरे देशों से क्या करते हैं, तेल का आयात करते हैं, जिसकी वजह से एक तरीके से देश की अर्थव्यवस्था पर इसका दबाव बनता है। तो एक तरीके से ये देश के जो तेल आयात बिल है उसको कम करना, और इतना ही नहीं दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को भी कम करना है। किसका उद्देश्य दोस्तों, तो ये मेथनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम का उद्देश्य। ये कृत्रिम रूप से उत्पादित वैकल्पिक ईंधन है जिसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित किए गए कंप्रेस्ड इग्निशन डीजल इंजनों में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ये बात करें दोस्तों तो ये कच्चे तेल का एक अक्षय विकल्प है। अगर हम देखें किन किन देशों में वर्तमान में इस वाहनों का जो है उपयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम देखें तो जापान हो गया, अमेरिका हो गया, चीन, स्वीडन, डेनमार्क, कोरियाई सहित कई देश जो है पहले से ही अपने वाहनों में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वैकल्पिक ईंधन का। यहाँ पे देखिए तो ये जो ईंधन है दोस्तों एक तरीके से ओजोन को, जैसा कि आपको पता है, ओजोन गैस को जो है, ओजोन लेयर को नष्ट करने के लिए बहुत सारी गैस जो है जो यहाँ पे देखा जाए तो जिम्मेदार है, जिसमें से देखा जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी, जो कि ये सीएफसी को बदलने के लिए इसे पहले से ही ओजोन अनुकूल एरोसोल प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो उद्देश्य है बेसिकली देखा जाए, ये जो डाई मिथाइल ईथर जो संचालित ट्रैक्टर वाहन है उसके क्या क्या जो है इस्तेमाल के क्या क्या लाभ रहेंगे वो हम लोगों ने देखा। और इतना ही नहीं देखा दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नीति आयोग का मेथनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ये आपके मेंस में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आते दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की तरफ की। विश्व कप स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में किया जा रहा है। तो 12 साल के अंतराल पे ये किया जा रहा है। देखिए इसकी शुरुआत जो हुई है वो 13 जून से हुई है और ये चेन्नई तमिलनाडु में जो है आयोजित किया जा रहा है। क्या? विश्व कप स्क्वैश चैंपियनशिप। ठीक है, इस जो है इस चैंपियनशिप का जो उद्घाटन हुआ है औपचारिक रूप से ये युवा मामले और खेल राज्य मंत्री उदयनिधि स्टालिन के द्वारा किया गया है। जो मैच हो रहा है, जो कार्यक्रम हो रहा है, उसमें जो पहले दिन देखिए जो मैच है उसमें हांगकांग और चीन जो है, चीन के खिलाफ खेला गया। ठीक है, दूसरे मैच में दक्षिण जो जापान है वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। प्रत्येक मैच की दोस्तों बात किया जाए तो प्रत्येक मैच को सर्वश्रेष्ठ 5 खेलों में खेला जाएगा।
प्रत्येक को 7 अंकों के साथ सामान्य रूप से कुल 11 अंकों के साथ खेला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये विश्व कप स्क्वैश चैंपियनशिप का जो आयोजन किया जा रहा है ये चेन्नई में किया जा रहा है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं खेल से संबंधित कुछ और भी करंट अफेयर को, जैसे कि भी हाल ही में जो है फीफा अंडर-20 विश्व कप आयोजित किया गया और ये पहली बार जो है उरुग्वे जीता है। ठीक है, तो उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हरा करके पहली बार फीफा अंडर-20 विश्व कप जीता है। वहीं हम बात करें भारत ने कोरियाई को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है। ठीक है, अगर हम बात करें अगला कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन रही है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया रही है। ठीक है, अगली बात करें दोस्तों यहाँ पे तो कि अभिनव शॉ और गौतम हनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में जीता है कौन सा पदक दोस्तों, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। अब हम अगले पार्ट को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेग्रेड पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, सेग्रेड पोर्टल जो कि संबंधित है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर है सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देखिए वरिष्ठ लोगों के, जो वृद्ध लोग हैं उन वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कई सारी योजनाओं को लागू किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक टर्म है दोस्तों सिल्वर इकोनॉमी, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन नामक पोर्टल पर एक खुला आमंत्रण दिया गया। देखिए सेज भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। और इस पोर्टल के माध्यम से क्या हो गया, जो उद्यमियों को ठीक है बुजुर्गों की समस्या के बारे में सोचने, अभिनव समाधान के साथ आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके तहत क्या किया जाएगा इस योजना के तहत, तो इसमें जो अधिकतम 49% इक्विटी भागीदार के रूप में 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सेग्रेड पोर्टल की बात करें दोस्तों, जो कि लॉन्च किया गया है, ये वरिष्ठ नागरिकों को कुछ खास पदों के लिए निजी उद्यमों से जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। तो जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, जो जनरली वृद्ध हो जाते हैं, 60+ हो जाते हैं, अगर वो फिर भी निजी उद्यम के साथ जुड़कर ये कार्य करना चाहते हैं तो उनको कुछ विशिष्ट पदों के लिए जो है मंच प्रदान किया जाएगा। सरकार ने देखा जाए 2021 में सरकार ने बुजुर्ग लोगों के लिए सेज पहल और सेज पोर्टल लॉन्च किया था। 1 अक्टूबर 2021 को सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों जो काम करना चाहते हैं के लिए स्कर्ट पोर्टल लॉन्च किया था। स्कर्ट पोर्टल की देखिए फुल फॉर्म क्या है, सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, तो ये इसका फुल फॉर्म है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं दोस्तों सिल्वर इकोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म आपके लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सिल्वर अर्थव्यवस्था वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत की प्रणाली है जिसका उद्देश्य वृद्ध और वरिष्ठ लोगों की क्रय क्षमता का उपयोग करना, उनके उपभोग, जीवन यापन और स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करना। तो जो वृद्ध लोगों के लिए आवश्यक जो उपभोग की वस्तुएं, जो जीवन और स्वास्थ्य के लिए जो जरूरतपूर्ण संबंध जो चीजें हैं, उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, जनरली यही क्या है, सिल्वर अर्थव्यवस्था। तो वरिष्ठ लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग जो अर्थव्यवस्था है वो सिल्वर जो है इकोनॉमी है। तो ये टर्मिनोलॉजी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि बीएसएफ और बीजीबी के 53वें डीजी स्तर का सीमा समन्वय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। तो बीएसएफ और ध्यान रखिएगा बीजीबी, ठीक है, बीएसएफ और बीजीबी के 53वें डीजी स्तर का ये सीमा समन्वय सम्मेलन था, जो कि दोस्तों कहाँ पे आयोजित किया गया था, ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इस डी है, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में आयोजित किया गया। तो बीएसएफ और बीजीबी के बीच 53वां डीजी स्तर का सीमा समन्वय सम्मेलन जो है वो दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पे 53वें महानिदेशक के स्तर पर सीमा समन्वय सम्मेलन के दौरान सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का प्रतिनिधि मंडल बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेगा। ठीक है, चूंकि ये सम्मेलन हो चुका है दोस्तों 11 से लेकर के 14 तारीख तक, कल था इसका आखिरी दिन। यहाँ पे प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व बीएसएफ के महानिदेशक डॉक्टर सुजायल लाल थाउसेन करेंगे और जो किया, और यहाँ पे बीजीपी के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व दोस्तों किसने किया, तो मेजर जनरल AKM नजमुल हसन के द्वारा किया गया। ठीक है, सम्मेलन का आयोजन जो दोस्तों किया जा रहा है वो देखा जाए तो सीमा संबंधी मुद्दों, बीएसएफ और बीजीबी के बीच
बेहतर समन्वय पर चर्चा करने के लिए किया जा रहा है। तो जो भी सीमा संबंधी जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करने के लिए, और इतना ही नहीं, ये जो ये यहाँ पे बीएसएफ जो ये दोनों फोर्स है उनके बीच में समन्वय, किस तरीके से बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके, इस पर चर्चा करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन के दौरान देखा जाए तो विभिन्न सीमा पार अपराधों को संयुक्त रूप से रोकने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, पिछला बीएसएफ बीजेपी समन्वय सम्मेलन 2022 देखिए कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये 53वां डीजी स्तर का सीमा समन्वय सम्मेलन था जो कि दिल्ली में आयोजित हुआ है। आइए दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनका नाम है नितिन अग्रवाल। तो नितिन अग्रवाल दोस्तों ये सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। वर्तमान में देखा जाए तो दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मुख्यालय में संचालन के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में ये कार्यरत थे। आइए दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना देखिए 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, और ये भारत के देखिए 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, उनमें से बीएसएफ एक है। आदर्श वाक्य क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। ये किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय के तहत, और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि एक्सरसाइज से रिलेटेड है कि भारत मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियम के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर इज बी। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, भाई हाल ही में देखा जाए तो भारतीय सेना और मालदीव की जो राष्ट्रीय रक्षा बल है उनके बीच में 11 जून से लेकर के 24 जून के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जा रहा है दोस्तों। क्या नाम है? एक्स एक्वेरियन। ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज एक्वेरियन। ये एक्सरसाइज का ये 12वां संस्करण है, जिसका आयोजन जो किया जा रहा है वो उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया जा रहा है। देखिए, एक्वेरियम का अर्थ होता है दोस्तों मित्र, और ये भारत मालदीव में वैकल्पिक रूप से आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। अगर हम अभ्यास का उद्देश्य देखें दोस्तों, तो ये संयुक्त राष्ट्र के अनुसार देखा जाए तो काउंटर इमरजेंसी आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में, ठीक है, इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों को अंजाम देना, ये बेसिकली इसका उद्देश्य है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने देवांकनम चारु हरितम परियोजना का उद्घाटन किया है? तो देवांकनम चारु हरितम परियोजना का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने दोस्तों किया है? ये किया है सी केरल ने। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें दोस्तों जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए केरल सरकार ने देवांकनम चारु हरितम परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें, देखिए उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए। तो इसके लिए क्या होगा? ये हरित परियोजना, हरितम यानी कि पेड़ पौधे लगाना। तो केरल सरकार देखिए राज्य में जलवायु परिवर्तन और इसके नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाई है। ये जो महत्वाकांक्षी परियोजना है दोस्तों, जिसका नाम है देवांकनम चारु हरितम परियोजना, इसमें सरकार का लक्ष्य क्या होगा? 5 देवस्थान बोर्ड द्वारा प्रबंधित 3000 से अधिक मंदिरों के हरित आवरण को बढ़ावा देना है। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों मनाया गया। इसी अवसर पर देवांकनम चारु हरितम यानी कि भगवान के सुंदर हरे निवास नाम की परियोजना का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो भगवान के सुंदर हरे निवास नाम की परियोजना का उद्घाटन किया गया था, और 5 जून के अवसर पे परियोजना क्या होगा? पूरे जो केरल में लगभग 3800 से अधिक मंदिर जो है उनको शामिल करेगा, और 5 देवस्थानम बोर्ड के प्रबंधन के अंतर्गत जो आते हैं, और उन्हीं के आसपास देखिए क्या करा जाएगा? एक हरित आवरण यानी कि पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। कहाँ पे दोस्तों? उन पूरे मंदिरों के परिसरों के पास में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य जो है योजना के बारे में, क्योंकि अन्य राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। जैसे कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों जगनमोहन रेड्डी, उनकी अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल बैठक हुई, और इस मंत्रिमंडल बैठक में जो कर्मचारियों के लिए, जो राज्य के कर्मचारी, उनकी गारंटी वाली पेंशन योजना को नियमित करने का क्या किया गया? फैसला लिया गया। तो पूछा जा सकता है किस राज्य सरकार ने गारंटी वाली पेंशन योजना को नियमित करने का फैसला लिया है राज्य के कर्मचारियों के लिए? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है दोस्तों की भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक $1 लाख तक पहुंच जाएगी? तो इंटरनेट अर्थव्यवस्था जिस तरीके से दोस्तों तेजी से बढ़ रही है, उसमें यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दशक के अंत तक जो वर्तमान इंटरनेट अर्थव्यवस्था वो $1 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी, यानी कि 2030 तक। ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करें दोस्तों तो भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था साल 2030 तक 6 गुना बढ़कर
1 लाख करोड़ रुपए, लगभग 82 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी, ध्यान रखिएगा। गूगल, टेमासेक और बेन एंड कंपनी की जारी साझा रिपोर्ट में यह दावा किया गया। तो ये जो दावा किया जा रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है 2030 तक, यानी कि इस दशक के अंत तक 1 लाख करोड़ रुपए जो तक पहुंच जाएगी, वो देखा जाए तो ये सारे जो है इंटरनेट जो है सर्विस वाले हैं, जो एक तरीके से देखा जाए गूगल, ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनी है, उनके द्वारा ये दावा किया गया है। इससे देखा जाए आखिरी तक इंटरनेट अर्थव्यवस्था, ठीक है, इस वर्ष तक आखिरी तक देखा जाए तो इंटरनेट अर्थव्यवस्था 12 से 13% की सालाना दर से बढ़ेगी। अभी जो है इसकी जो वृद्धि दर है वो 4 से 5% है, ठीक है। वर्तमान में देखा जाए तो किसने बीच रही है, तो 2022 में जो अर्थव्यवस्था का आकार देखिए 155 से 175 अरब डॉलर के बीच रहा है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते कुछ अन्य भी तथ्य की, जैसे कि केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एन सिंधिया के अनुसार देखा जाए तो भारत कच्चे इस्पात के चौथे सबसे बड़े उत्पादक से दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में स्थानांतरित हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम देखें कि इस्पात यानी कि स्टील के उत्पादन में कौन सा देश सेकंड नंबर पे दोस्तों आता है, तो पहले चौथे नंबर पे था, ठीक है, फिर जापान को पीछे करके देखा जाए दोस्तों तो अब ये दूसरे नंबर पे जो है भारत आ गया है। अगर हम देखें शीर्ष उत्पादक देश कौन है जो है इस्पात का, तो वो चीन है, ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन आ जाता है दोस्तों, भारत है। अगला जो है तथ्य देखिए जो इकोनॉमी से संबंधित है, जैसे कि मुख्य आर्थिक सलाहकार, देखिए कौन है दोस्तों वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार, उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, वी अनंत नागेश्वरम। तो इन्होंने एक अपने जो है रिपोर्ट दिया, उनके अनुसार इन्होंने ये बोला कि जो भारत की वित्तीय वर्ष है भारत का जो 2023-24 के दौरान देखा जाए तो आर्थिक वृद्धि दर 7.5% से माफ करिएगा 6.5% से 7% के बीच रहने का अनुमान लगाया है। किन्होंने दोस्तों, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम ने, ठीक है, कौन से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, ठीक है। आते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि हाल ही में कहा हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का जो आयोजन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, जो संस्कृत राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है मीनाक्षी लेखी, उन्होंने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार में 75वां अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो हमारी भाषा हमारी विरासत शीर्षक जो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया दोस्तों, वो किया गया संस्कृत राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी के द्वारा नई दिल्ली में, ठीक है, जहाँ पे राष्ट्रीय अभिलेखागार है, उसका 75वां अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया। इस प्रदर्शनी की बात करें तो एक राष्ट्र के रूप में भारत की भाषाई विविधता की बहुमूल्य विरासत को याद करने का प्रयास है। राष्ट्र एक भाषा अनेक भारत का असाधारण भाषी विविधता से यह समृद्ध है। एक अनुमान नहीं लगाया गया, देखिए वैश्विक स्तर पे देखिए लगभग देखा जाए तो लगभग 7000 भाषाएं बोली जाती हैं और उनमें से लगभग जो है एक तरीके से 790 भाषाओं वाला जो है लगभग भाषा जो है वो भारत में बोली जाती है। तो भारत देखा जाए जो है उन देशों में शामिल है जहाँ पे बहुत सारी भाषाई विविधता देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा भाषाई विविधता देखने को दोस्तों मिलती है पापुआ न्यू गिनी हो गया, इंडोनेशिया हो गया, नाइजीरिया हो गया। इसी के साथ साथ भारत भी जो दुनिया के 4 सबसे अधिक भाषाई विविधता वाले देशों में से एक है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए कुछ और भी यहाँ पे तथ्य देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, जनवरी में शुरू हुआ था सोल ऑफ स्टील चैलेंज और इसका अंतिम चरण जो है वो आयोजित किया जा रहा है कहाँ, अमृत गंगा ग्लेशियर उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है। और यहाँ पे जो है जो इस सोल ऑफ स्टील चैलेंज में जो प्रतिभागी थे उनको आइस क्राफ्ट में गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सोल ऑफ स्टील चैलेंज की दोस्तों बात किया जाए तो ये जनवरी 2023 में उत्तराखंड में लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या है, किसी भी उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में क्षमता और धैर्य का परीक्षण करना, विश्व स्तर पर उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना, ठीक है। अभियान का जो सामान्य क्षेत्र दोस्तों क्या था, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि स्टील ऑफ चैलेंज का जो सोल ऑफ स्टील चैलेंज का उद्घाटन उत्तराखंड के नंदा देवी, ठीक है, नेशनल पार्क में आयोजित किया गया था। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तराखंड में और कौन कौन से नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ठीक है। इन उत्तराखंड ध्यान रखिएगा, ये यूनाइटेड किंगडम नहीं है दोस्तों, उत्तराखंड है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा देश साइलेंट बार्कर उपग्रह लॉन्च करेगा। कौन सा करेगा दोस्तों, अमेरिका, ठीक है। तो ये अमेरिका की जो है अंतरिक्ष बल है जिसका नाम है राष्ट्रीय टोही कार्यबल, उसी के सहयोग से साइलेंट बार्कर नामक एक उपग्रह तारामंडल लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, ठीक है।
यह तारामंडल विशेष रूप से चीनी और रूसी अंतरिक्ष वाहनों के आसपास बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो जितने भी जो चीनी जो अंतरिक्ष यान है, ठीक है, जो वाहन है और रूसी अंतरिक्ष वाहन, उन पर एक तरीके से नजर रखने के लिए इसको डिजाइन किया गया है, जिससे परिक्रमा करने वाले वस्तुओं को निष्क्रिय करने या क्षति पहुंचाने की क्षमता है। साइलेंट वार्कर उपग्रह जो है तारामंडल का, इसका प्राथमिक उद्देश्य देखिए क्या, ये इंपॉर्टेंट है। तो चीनी या रूसी अंतरिक्ष वाहनों को ट्रैक करना, उनको मॉनिटर करना, जो महत्वपूर्ण कक्षीय वस्तुओं का जो है वस्तु है उन पर अगर खतरा पैदा कर रहे हैं तो उनको नष्ट करने की भी क्षमता रखता है। ये तारामंडल को तैनात करेगा, इसे तारामंडल को तैनात करेगा करके यूएस स्पेस फोर्स का लक्ष्य देखिए क्या है, उच्च मूल्य वाले अमेरिकी प्रणालियों के खिलाफ संभावित खतरों का पता लगाना, ट्रैक करने की क्षमता को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। साइलेंट वार्कर तारामंडल के उपग्रह जो है वो भू समकालिक कक्षा में पृथ्वी से लगभग 2200 मील या फिर 35,400 किलोमीटर के ऊपर स्थित होंगे। यह कक्षा उपग्रह को पृथ्वी की घूर्णी गति से मेल खाने की अनुमति देता है, निरंतर कवरेज और प्रभावी निगरानी क्षमताओं को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। साइलेंट वार्कर नामक जो उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया जा रहा है, एक अमेरिकी जो है अंतरिक्ष बल, ठीक है, के सहयोग से, राष्ट्रीय टोही कार्यबल के सहयोग से जो है लॉन्च किया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के लास्ट प्रश्न की, कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। तो जितने भी राज्य के पद्म पुरस्कार विजेता हैं उनको राज्य सरकार के द्वारा 10,000 रुपए मासिक पेंशन जो है दिया जाएगा। कौन से सरकार ने ये घोषणा किया? तो हरियाणा सरकार ने। ठीक है, हरियाणा सरकार ने राज्य में जो पद्म श्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण पुरस्कार से जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनको जो है हर जो है महीने 10,000 रुपए का मासिक पेंशन सरकार की ओर से दिया जाएगा। इतना ही नहीं, राज्य सरकार की जो वोल्वो बस सेवा है उसमें भी मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। ठीक है, इसकी जो घोषणा की गई है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा किया गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा आज का 10 MCQ। दोस्तों बात करते हैं किसके बारे में? फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि फ्रेंच ओपन पुरुष सिकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों नोवाक जोकोविच। आप मुझे बताइए किस कंट्री से बिलोंग करते हैं नोवाक जोकोविच। वहीं बात करें इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष के रूप में चुना गया किसे? पीटर एल्बर्स को चुना गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि उदाई के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। एप्शन इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना किसे दोस्तों? अभिनेत्री रश्मिका, ठीक है, रश्मिका मांधाना को। वही देखा जो जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक प्रदूषण हथियार तैनात करेगा। कौन करेगा दोस्तों? रूस करेगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लोगों में लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को। और डेली करंट अफेयर की जो दोस्तों PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए, ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपने भी शॉर्ट नोट्स बनाइए। दोस्तों फिर मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।